Assalamualaikum student. This is the last class of social studies content. This is chapter number 5, lesson number 4. Or in this content, we will discuss about the exploration, colonialism, and wars. और shortly I need to tell you that कि ये lesson is a kind of summary of the US history. इसमें आपको जितना भी यूएस हिस्ट्री में आपने कंटेंट पढ़ा, ये लेसन जो है ये बेसिकली उसकी शॉर्ट समरी है। लाइक आप स्टार्ट से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 1 डेफिनेटली नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म का रिजल्ट था। और ये भी हम जानते हैं कि ये जो वर्ल्ड वॉर 1 थी वो सेंट्रल पावर और एलिस में हुई थी। और एलिस जो थे वो इसमें एलिस बोल सकते हैं, आप इसको यहाँ एलाइस बोल सकते हैं। वो जो है वो विनर थे इसके। और सेंट्रल पावर ने ये वॉर वो डिफीट किया था। और इसके अलावा ये कि एक और बहुत बड़ा फ्लॉ जो था इस वॉर का, इसमें मिलियन पीपल की डेथ हो गई थी। और इसी वजह से इस वॉर को एक टाइटल दिया गया था, द वॉर दैट एंड द ऑल वॉर्स। और इसको जो है वो जर्मनी को ब्लेम किया गया। जितना भी नुकसान हुआ इसमें इस वॉर में, उसमें जर्मनी को जो है वो ब्लेम किया गया कि सारा नुकसान उसी की वजह से हुआ है। और उसी को फोर्स किया गया कि वो रिपरेशन में पे करे, रिपरेशन के लिए पे करे इसको। उसके बाद रशिया में जो रेवोल्यूशन आया था वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, वो रशियन सीजर जो थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि वॉर में पुल आउट नहीं करेंगे। यहाँ तक कि रशियन ने इन्वॉल्वमेंट को भी सपोर्ट नहीं किया। और 1970s में सीजर एंड फैमिली वर assassinated and the Russian Revolution ended with Bolshevik leader Vladimir Lenin in power। यहाँ पर ये बेसिकली वो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट थे कोल्ड वॉर से पहले, जो कि हमेशा क्या करते थे कि कम्युनिस्ट कंट्रीज में और कैपिटलिस्ट कंट्रीज में हमेशा जो है वो भी फॉर्मेशन करते रहते थे। उनके फाउंडर भी जो ये बोल्शेविक हैं, क्योंकि इन्होंने रशियन रेवोल्यूशन को एंड भी किया था। और उसके बाद ये पावर में आने वाले ये फर्स्ट लीडर थे। और इसके बाद ग्रेट डिप्रेशन की हम बात करेंगे। ग्रेट डिप्रेशन में डेफिनेटली जो इसके बाद जो यूएस की इकोनॉमी थी वो टोटली क्रैश हो चुकी थी। स्टॉक मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गई थी, जिसकी वजह से इकोनॉमी सीरियसली डाउन टर्न का शिकार हो गई। और ये जो था इस पूरे टाइम को ग्रेट डिप्रेशन का नाम दिया गया। और हम ये भी जानते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन का जो ड्यूरेशन था वो 12 years था, है ना। ये हमने पढ़ा था ना कि ग्रेट डिप्रेशन का एरा जो था वो 12 years। अच्छा, अब आपने मुझे ये बताना है कि इफ अगर वर्ल्ड वॉर 1 जो था, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 एलिस और सेंट्रल पावर्स के दरमियान थी, तो वर्ल्ड वॉर 2 के पार्टिसिपेंट्स कौन थे? एलिस थे और दूसरा पार्टिसिपेंट कौन? जर्मन थे। हाँ, जर्मन एक्सिस पावर्स। और एक्सिस पावर्स किसके बनाए हुए थे? हिटलर। और हिटलर ने एक कैंपेन चलाई थी जिसको हॉलोकॉस्ट कहते हैं। उस कैंपेन के नतीजे में, इस हॉलोकॉस्ट के नतीजे में उसने एक पावर जनरेट की थी, जिसमें उन्होंने छोटी छोटी आर्मीज को इकट्ठा करके बड़ी आर्मी बनाई, जिसको उसने एक्सिस पावर का जो है वो नाम दिया। और अनफॉर्चुनेटली ये पावर भी डिफीट कर गई एलिस से। एलिस यहाँ पर भी विक्टर। लेकिन इसमें जो वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ वो हम कभी भी नहीं भुला सकते, क्योंकि फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा पर वॉर के एंड पे गिराया गया। और वर्ल्ड वॉर 2 में यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन जो थे वो सुपर पावर बने। और ये जो सुपर पावर थे उसके बाद हम अच्छी तरह जानते हैं कि क्योंकि जो है
सोवियत यूनियन खत्म हो चुकी थी, कम्युनिस्ट का रोल भी खत्म हो कम्युनिस्ट के और कैपिटलिस्ट के दरमियान में जो पावर को लेके जो सीरीज ऑफ वॉर चल रही थी वो बेसिकली कोल्ड वॉर है, मतलब छोटी छोटी बैटल्स। और उससे निकलने के बाद जो पूरा वर्ल्ड है वो आर्म रेस में जो है शामिल हो गया, क्योंकि हर कंट्री को अपने पास एटॉमिक पावर बनना, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी इस रेस में जो है वो एटॉमिक पावर की रेस में कामयाब रहा। और अब जो रेस है पूरी कंट्री में, तमाम कंट्रीज एक दूसरे को लेके जो रेस जिस रेस में लगे हैं वो है स्पेस रेस है। हर कंट्री को स्पेस रेस में जाने के लिए अपने लिए सोर्सेज पैदा करने हैं, बेस बनाने हैं, और जो है इस रेस में हर कंट्री एक दूसरे कंट्री को बीट करना चाहिए। तो ये था जनाब हमारा लेसन नंबर 4। इसके साथ प्रैक्टिस अटैच है। आई रेकमेंडेड must do this practice because it will help you to clear more ideas. Let's move towards lesson number 5, that is about humans and environment. अब बात करेंगे हम humans और environment के बारे में। ह्यूमंस और इन्वायरमेंट का डेफिनेटली बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि ह्यूमंस हमेशा वहां पर रहते हैं जहां पर इन्वायरमेंट उनकी जो है वो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है। और तो सबसे पहले तो हम पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे। पॉपुलेशन जो है किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल की जो ग्रोथ और मूवमेंट को कहते हैं। और इसके अलावा ये कि जो कुछ पॉपुलेशन होती हैं वो नेटिव होती हैं, और उसके अलावा ये कि कुछ पॉपुलेशन जो होती हैं वो माइग्रेट हो जाती हैं। बिकॉज ऑफ माइग्रेशन की वजह मोस्टली जो है वो सोर्सेज होते हैं दैट दे नीड टू स्टेब्लिश। तो अगर उन्हें वो सोर्सेस अवेलेबल नहीं होते तो वो लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं। और लोगों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसको जहाँ पर उसकी डिमांड और बीच डिमांड के अकॉर्डिंग सोर्सेस प्रोवाइड होंगे वो लोग वहीं पर सेटल डाउन हो जाएंगे। जिसमें जो है पॉलिटिक्स डिपेंडेंसी हो सकती है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। ये सारी जो पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू पीपल्स रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू पीपल्स एस्टेब्लिश रिक्वायरमेंट्स होती है। और यहाँ पर उसने फिर भी तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। उसने बोला कि अर्बन और रूरल डेवलपमेंट होती है पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन में। और जो हम जानते हैं कि अर्बन और रूरल के दरमियान भी एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जिसको सबरबाद कहते हैं। रूरल जो है वो जो है डेवलप और वेल ग्रोथ एरिया होता है, और अर्बन जो है वो एग्रीकल्चर्ड एरिया होता है और इतना डेवलपमेंट नहीं होता। और इन दोनों का जो एक मिक्स अप एस्टेब्लिशमेंट है उसको हम सबरबाद कहते हैं, जिसमें जो है दोनों की क्वालिटीज एड अप होती हैं। और इसमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी इन्वॉल्व होती हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि लोग जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग अर्बनाइजेशन में अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है, मीन्स डेवलपमेंट ग्रोथ और वे ऑफ लाइफ जो है वो बहुत डेवलप्ड है। लेकिन इसके साथ साथ जो है रूरल एरियाज में पोल्यूशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसमें वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन जो है वो सबसे हाई लाइटेड है। क्योंकि चाइना जो है जो सबसे बिगेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, इसमें इसमें भी जो सबसे प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है, जो अनबीटेबल प्रॉब्लम है, उसमें पोल्यूशन शामिल है। और आज का हमारा लास्ट लेसन है यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली।
हमें देखिए, आपको याद है कि जब अमेरिका ने, जब यूएस ने ये डिसाइड किया था कि वो किस तरह से डेवलपमेंट की तरफ अपना नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को इकोनॉमिकली यूज करने की कोशिश की थी। नेचुरल रिसोर्सेज को थ्रू द नेचुरल रिसोर्सेज दे कनेक्ट विद द अदर कंट्रीज इन ट्रेडिंग। उन्होंने ट्रेडिंग के जरिए दूसरे कंट्रीज से नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो डिस्कवर किया था अपने कनेक्शंस। और कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि कंजर्वेशन में नेचुरल की हम नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करें, नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज करना, जो है उसको इस तरीके से यूज करना कि हमारा जो फ्यूचर है उसके लिए हमारे पास जो है स्टेबिलिटी को जो है सेव करना, किसी भी नेचुरल रिसोर्स को उसका सस्टेनेबल यूज कहलाता है। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, रीन्यूएबल होते हैं और नॉन रीन्यूएबल होते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक साइकिल की शक्ल में चलते हैं, खत्म होते हैं, नए अवेलेबल हो जाते हैं। और जो नॉन रीन्यूएबल होते हैं वो जो है वो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो साइक्लिक नहीं होते, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो है वो रिसोर्सेज वो कम होते जा रहे हैं या खत्म होते जा रहे हैं, लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, कॉपर, कोल, आयरन, ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। और ऑन द अदर हैंड जो सोलर और वाइंड एनर्जी है, ये नॉन रिन्यूएबल है, ये खत्म होती है सुबह, लाइक सोलर एनर्जी जो है वो डे टाइम में होती है, नाइट टाइम में नहीं होती, लेकिन नेक्स्ट डे हम अगेन अवेलेबल हो जाए। तो ऐसे रिसोर्सेज जो बाय द पैसेज ऑफ टाइम वीक होते जा रहे हैं या खत्म होते जा रहे हैं, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। वेल गाइस, आपको नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज का डिफरेंस समझ में आया है? यस मिस आगे। ओके। ओके जी, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके कुछ रीजंस ये भी हैं कि इसका जो कंजर्वेशन है वो इकोनॉमिक है। हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को जो है इस तरह से यूज करना चाहिए। अपने जो रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हम लोगों को वॉइसली यूज करना चाहिए और गुड यूज करना चाहिए उसका। लेकिन जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसकी जगह पे हमें उसका क्या कहते हैं कि उसका रिप्लेसमेंट तलाश करना चाहिए, ताकि अब वो रिसोर्स हम इतना यूज ना करें कि ये दुनिया खत्म होने से पहले वो रिसोर्स ही खत्म हो जाए। तो जिसमें जो है एक इकोसिस्टम का उसमें एग्जांपल दी है कि इकोसिस्टम जो है अदर रीजन फॉर कन्वर्सिंग रिसोर्सेज रिलेट टू आवर नीड टू सस्टेन दैट डाइवर्स इकोसिस्टम ऑफर्स टू हेल्प। और सॉरी, इकोसिस्टम का एग्जांपल नहीं है एक्चुअली, उसमें हमें बताया कि व्हाई वी नीड टू रिजर्व दीज रिसोर्सेज टू डाइवर्स आवर इकोसिस्टम। हमें अपने इकोसिस्टम के लिए, अपने लैंड, अपने प्लेनेट की ब्यूटी के लिए जो है इसको सेव करना है, इन रिसोर्सेज को सेव करना है। और इसके साथ जनाब हमारा जो है यस, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो स्कार्स का शिकार है, मतलब कमी का शिकार है। अच्छा, यहाँ पर आपसे एक और भी बात करना चाहूंगी कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा बहुत सारे जो है स्पीशीज जो है वो भी डे बाय डे खत्म होते जा रहे हैं। जैसे डायनासोर की स्पीशीज है, जैसे मैंने कल ही एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें मैंने पढ़ा था कि हमारा जो नेशनल एनिमल है अ, वो भी स्कार्स का मतलब वो भी स्कार्स लिस्ट में है, क्योंकि देर आर वेरी फ्यू नंबर्स ऑफ आवर नेशनल एनिमल इन दिस वर्ल्ड। तो हमें जो है उसकी ग्रोथ और उसकी जो है ब्रीड को ग्रो करने के लिए हमें उस पर काम करने की जरूरत है।
तो जो है इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारी एग्जांपल मिल जाएंगी कि हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी डे बाय डे खत्म होते जा रहे हैं, उसके लिए हमें वाटर स्टोरेज की जरूरत है कुछ इस तरह से। और बायोडाइवर्सिटी के बारे में आप जानते ही हैं कि ये जो है स्पीशीज, वो स्पीशीज जो खत्म होती जा रही हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो उनकी ब्रीड के लिए जो प्रोसेस है उसको जो है वो सेव करने की जरूरत है, मीन्स वो। और इसके अलावा ये कि हम लोगों को ओजोन लेयर पर काम करना है कि हम अपने क्लाइमेट पैटर्न को इस तरह से सेट करें कि हमारा जो ओजोन लेयर है वो खराब ना हो। और ऐसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस जो कि सॉरी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि इनएक्सपेंसिव हैं और अवेलेबल हैं, उसको भी जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, उस पर डिपेंड करने की बजाय हमें उसका ऑल्टरनेट निकालना चाहिए, क्योंकि वो जो है उन पर डिपेंड करने से हम जो है वो पोल्यूशन का शिकार हो रहे हैं। लाइक फॉसिल फ्यूल्स के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और ग्लोबली डेफिनेटली हम लोगों को सस्टेनेबल सोर्सेज जो है वो अपने सस्टेनेबल सोर्सेज को डेवलप करना पड़ेगा। एनर्जी और लाइक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन लार्ज स्केल सच एज सोलर और विंड एनर्जी की our planet healthy in the long run. So is everything to ask in these three lessons, students? Hello, are you sleeping? नहीं। अच्छा, इन तीन लेसन्स में आपके लिए कोई ऐसी चीज जो अंडर डिस्कशन है, कोई ऐसा पॉइंट? नहीं। Okay. So I will share this lesson in the group, and please, after completing these lessons, आप सब ने मुझे अपने तमाम चैप्टर टेस्ट जो है वो शेयर कर दीजिए ताकि आपका लेवल 3 कैंडिडेट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर द डे, and and I'm wishing you all the best for your results of level 3. Thank you.